हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का अपना पार्ट 10। जो हमारा चैप्टर 10 है वो है हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। दैट मीन्स कोशिका का चक्र और कोशिका विभाजन किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि विभाजन, कोशिका का विभाजन कैसे होता है। जैसे कि एक सेल है, एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, उसमें क्या होता है कि केंद्रक जो है वो पहले दो भागों में विभाजित होता है। तो सबसे पहले जो विभाजन होता है वो केंद्रक में होता है। जैसे कि आप देख रहे हो केंद्रक दो भागों में विभाजित हो रहा है, और जब केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है तो उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म भी एक कर्व बना लेता है। एक जैसे यहाँ आप देख रहे हो खाद जैसी संरचना बना ली। जब तो केंद्रक सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक जो होता है, केंद्रक विभाजित होता है, फिर उसके बाद उसका कोशा द्रव्य विभाजित होता है। ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, 10th क्लास में भी आप पढ़ते आए हैं। इसमें बाइनरी फिजन में आपने पढ़ा है, जो आपने अमीबा में पढ़ा है। इसी तरह का विभाजन होता है, और जिससे हमारी क्या बनती हैं, दो संति कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं, डॉटर सेल। तो आज बेटा हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे चक्र के बारे में, कि कोशिका का जो चक्र है, जो चक्र है ये क्या है। ये चक्रण जो है इसको समझेंगे पहले हम, कि चक्र किसे कहते हैं। फिर हम इसके विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले चक्रण के बारे में ही समझ लें कि चक्रण हम कहते किसे हैं। तो सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका कि नाम था, आपने सुना भी होगा, रोडॉल्फ वर्चुए, है ना, रोडॉल्फ वर्चुए। रोडॉल्फ वर्चुए का नाम आपने सुना होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा है बेटा, ये रोडॉल्फ वर्चुए। इन्होंने एक कोटेशन दी थी, और इस कोटेशन को हम कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस कोटेशन का मीन्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मीन्स होता है। इस कोटेशन का मतलब होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि एक सेल से ही दूसरी सेल का निर्माण हुआ है। मतलब एक जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, जो पहले से एक कोशिका होती है, जो पहले से एक कोशिका है, वही एक नई कोशिका को जन्म देती है। फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हॉवर्ड एंड पेलिक, जिन्होंने 1953 में सेल साइकिल का कंसेप्ट दिया, कि सेल जो है एक पूरा चक्र पूरा करती है, एक पूरा साइकिल पूरा करती है, और फिर विभाजन होता है। तो ये जो विभाजन की जो क्रिया है वो बनती है, पहले वो सेल बनती है, फिर उसमें विकास होता है, फिर उसके अंदर ऑर्गेनल्स डेवलप होते हैं, फिर उसके अंदर फिर से विभाजन होता है। तो इस तरह से सेल जो है वो विभाजन करती हुई जाती है। हर एक सेल विभाजन नहीं करती, कभी कभी ये विभाजन रुक भी जाता है, ऐसा नहीं है कि विभाजन हमेशा ही चलता रहता है। तो इस चक्र को अगर हम समझें तो इस चक्र में हम सबसे पहले सेल साइकिल का चक्र देख लें। तो सेल साइकिल का जो चक्र है, इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं, बांट देते हैं। तो सेल साइकिल को हमने बांट दिया, सेल साइकिल चक्र, कोशिका का चक्र, इसको हमने दो भागों में हम इसको बांट देते हैं। तो पहला तो है हमारा इंटरफेज, पहली फेज है इंटरफेज, और दूसरी फेज है हमारी एम फेज, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज को भी हम बेटा 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि आप ऊपर भी देख रहे हो, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज, और इन तीनों ही फेज़ों को मिलाकर हम इंटरफेज कहते हैं। तो इंटरफेज आप देख रहे हो टाइम वाइज भी बहुत बड़ी फेज़ है। जैसे कि G1 फेज़ जो है आपकी, ये अप्रोक्स 10 आवर्स की होती है, 10 घंटे की। एस फेज़ जो है आपकी अप्रोक्स 9 आवर्स की होती है, 9 घंटे की होती है भाई। और G2 फेज़ जो है ये आपकी 4 आवर्स की होती है। और एम फेज़ जो आपकी डिविजनल फेज़ है, जिसमें विभाजन होगा, वो आपकी सिर्फ 1 घंटे की होती है बेटा, 1 आवर्स की, 1 आवर्स की होती है।
तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी फेज़ जो है वो आपकी इंटरफेज़ ही है। इंटरफेज़ सबसे बड़ी फेज़ है। सो इसमें ऐसा क्या होता है, और आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे ये नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्या बनाया है मैडम, ये G0 क्या होता है? इसको हम क्यूसेंट फेज़ कहते हैं। G0 को हम क्यूसेंट फेज़ कहते हैं। अगर कोई सेल विभाजन नहीं करना चाहती है तो वो इसके बाद आगे परमानेंट सेल बन जाती है और वो विभाजन नहीं करती है। लेकिन अगर वो इसी पे आगे बढ़ गई, यहाँ से आगे बढ़ गई, तो मतलब आगे वो डिवीज़न करेगी, ग्रोथ करेगी, फिर वो एस फेज़ में जाएगी, G2 में जाएगी, और फिर वो M फेज़ में जाएगी। और अगर यहाँ से निकल गई तो वो हो गई हमारी परमानेंट सेल। हम उसको कह देंगे कि ये हो गई परमानेंट सेल। परमानेंट सेल, बहुत सारी सेल ऐसी होती हैं जो आगे विभाजन नहीं करती, स्थिर हो गई। अब जैसे कि आपका शरीर है, शरीर में हार्ट है या किडनी है, इनकी सेलें अब विभाजन नहीं कर रही, स्थिर हो गई, तो ये परमानेंट सेल हो गई। ऐसी हमारे प्लांट्स में भी होती है। लेकिन कुछ सेल होती हैं जो कंटिन्यू डिवीज़न करती रहती हैं, विभाजन करती रहती हैं, वो इसमें आगे बढ़ जाती हैं, आगे बढ़ जाती है और इसको कंटिन्यू करती रहती हैं। तो हम सबसे पहले समझें G1 फेज़। G1 फेज़ में क्या होता है? G1 फेज़ एक ऐसी फेज़ है जिसे ग्रोथ फेज़ कहते हैं। जब कोई भी सेल बनती है, जब कोई भी सेल बनती है, जब उसका निर्माण होता है, तो वो क्या करेगी? कोई भी, ये हमारी सेल है, अगर ये हमारी कोशिका है, तो ये क्या करेगी? G1 फेज़ में वो ग्रोथ करेगी, तो वो अपना साइज़ बढ़ाएगी। साइज़ बढ़ गया, साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो ये होता है हमारी इस फेज़ में, G1 फेज़ में, कि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो इंक्रीज़ करने के लिए क्या करती है? उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, और वो प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर रही है, ग्रोथ कर रही है, सेल जो है वो ग्रोथ कर रही है। तो इसको हम G1 फेज़ को हम कहते हैं ग्रोथ फेज़, की ग्रोथ करने वाली फेज़। फिर नेक्स्ट आती है हमारी एस फेज़, सिंथेटिक फेज़। एस फेज़, एस फेज़ में क्या होता है? एस फेज़ में बेटा जो अब सबसे पहले हमने कहा कि क्या होता है, न्यूक्लियस का विभाजन होता है, जो केंद्र होता है उसका विभाजन होता है। कोशिका के अंदर का जो केंद्र है वो पहले विभाजित होता है, उसके बाद ही उसका कोशाद्रव्य विभाजित होता है। भाई इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। केंद्रक, केंद्रक पहले विभाजित होगा और कोशाद्रव्य बाद में होगा विभाजित। तो केंद्रक का विभाजन करने के लिए केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? अगर हम देखें तो केंद्रक के अंदर हमने देखा है कि ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र कहते हैं। अब ये जो गुणसूत्र हैं बेटा, किसके अंदर हैं? ये गुणसूत्र किसके अंदर है? केंद्रक के अंदर है। और ये क्या है? ये कोशिका है। ठीक है, तो गुणसूत्र हैं। गुणसूत्र किससे बने हुए हैं? गुणसूत्र जो बने होते हैं वो बने होते हैं DNA प्लस प्रोटीन, दो चीज़ों से। ठीक है, तो मतलब कि DNA को बढ़ाना है। पहले केंद्र को अगर हमें डिवाइड करना है तो उसके गुणसूत्रों की संख्या को बढ़ाना है। तो एस फेज में यही काम होता है बेटा। जो DNA है, हमारा DNA है, DNA से DNA की फॉर्मेशन होती है, DNA से DNA बनता है, और DNA से DNA बनने की जो प्रक्रिया है इसको हम सिंथेटिक फेज, एस का मतलब क्या है? सिंथेटिक फेज, कि सिंथेसिस हो रही है। किसकी सिंथेसिस? सिंथेसिस मीन्स बनाना। किसका बनाना हो रहा है? DNA का बनाना हो रहा है। लेकिन DNA भी बन रहा है और इस फेज को हम रेप्लिकेशन भी कहते हैं, और हिंदी में इसे प्रतिकृति भी कहते हैं। प्रतिकृति हो रही है, DNA से DNA का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। आपने ऊपर भी देखी है कि एस फेज़ में क्या हो रहा है? DNA से DNA का निर्माण हो रहा है, DNA से DNA, जिसे हम रेप्लिकेशन फेज़ भी कह रहे हैं। देखो ये लिखा भी है, DNA फॉर्मेशन हो रही है एस फेज़ में। G1 फेज़ में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है।
वृद्धि हो रही है, कोशिका में वृद्धि हो रही है। और एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है, जिसे हम रेप्लिकेशन या सिंथेसिस फेज कहते हैं, इसलिए इसका नाम एस बना है। नेक्स्ट फेज आती है हमारी G2 फेज बेटा, G2 फेज। G2 फेज, अब G2 फेज में क्या होता है, G2 जो फेज है एक ऐसी फेज है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी फेज है, बड़ी भी फेज है। तो G2 फेज में अब डीएनए तो बन गया, अब यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए हमारा क्या बनाता है, आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। डीएनए से आरएनए बनता है। अब ये आरएनए क्या करता है, आरएनए जाके राइबोसोम्स के साथ मिलता है। आपने सेल के साइटोप्लाज्म में पढ़ा होगा, कोशाद्रव्य में राइबोसोम होते हैं। अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि प्रोटीन इज़ नीडेड। प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आगे जब कोशिका के अंदर केंद्रक का विभाजन होगा तो बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए हमें उन्हें विभाजित करने के लिए। तो एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो डीएनए से आरएनए जो बनने की प्रक्रिया है, इसको हम बेटा ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए और राइबोसोम से प्रोटीन बनने की क्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये दोनों ही जो प्रोसेस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक थोड़े से समझ में आए होंगे आपको, है ना। और नेक्स्ट है हमारा कि हमारे पास हमारे शरीर में दो तरह की सेल्स होती हैं बेटा। एक होती हैं कायिक कोशिका, और एक होती हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका, कायिक कोशिका को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, और इनको हम जर्मिनल सेल कहते हैं। अब जर्मिनल सेल और सोमैटिक सेल्स कहाँ हैं भाई, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी कोशिकाएं जो हैं वो सोमैटिक सेल हैं। हाथ की हैं, पैर की हैं, आँख की हैं, नाक की है, कान की है, वो सारी सेल जो हैं वो हार्ट बना रही हैं, किडनी बना रही हैं, सारी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, वो सोमैटिक सेल्स हैं। फिर जर्मिनल सेल्स कहाँ हैं, ये जर्मिनल सेल्स कहाँ होती हैं मैडम, जनन कोशिकाएं कहाँ होती हैं बेटा, जनन कोशिका होती हैं सेक्स ऑर्गन्स में, लिंग में। जो हमारे लिंग होते हैं उनमें होती हैं, सेक्स ऑर्गन्स में, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स के अंदर जर्मिनल सेल्स होती हैं। अब ये जर्मिनल सेल्स क्या करती हैं, ये जर्मिनल सेल्स, एक एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स का ही ले लें कि जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, और हम ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके अंदर कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, ये रहा केंद्रक, ये कोशिका है, कोशिका है। और कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं, 46 होते हैं। अगर हम ह्यूमन कोशिका लें, मानव कोशिका लें, तो उसमें 46 गुणसूत्र हैं। अगर वो कायिक कोशिका है तो वो विभाजन करती है, और वो विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाती हैं, और उसमें 46 और 46 ही होते हैं गुणसूत्र। जबकि अगर ये जनन कोशिका है तो जनन कोशिका में अगर हम कहें कि 46 केंद्रक में गुणसूत्र हैं प्रेजेंट, तो इससे जो विभाजन करके हमारी कोशिकाएं बनती हैं उनमें 23 होते हैं। अब आपका हो गया ऐसा क्यों है मैम, भाई आप खुद समझिए। हमारे शरीर में कहीं से भी कोशिका ले लो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, उसमें गुणसूत्रों की संख्या बेटा 46 ही होगी, ठीक है। लेकिन जो हमारी जनन कोशिका है, अब जनन कोशिका जो हैं वो किसी मेल की हों या फीमेल की हों, भाई अगर वो जनन कोशिका किसी मेल की है, अब ये जो हैं ये हमारे, हम कहें ये हमारे मेल हैं, है ना,
ये जुल्फ़े बन गई। और ये जो बहन जी हैं हमारी, ये फीमेल हैं, ये फीमेल है, जूड़े वाली जो बहन जी हैं, है ना, ये जो जूड़े वाली बहन जी है। तो इनके अंदर जो जर्मिनल है और इनके अंदर जो जर्मिनल सेल है, तो इनमें 23, इनमें भी 23 और इनकी जर्मिनल सेल में भी 23। मतलब कि इनके जो स्पर्म होंगे, इनके जो स्पर्म होंगे, शुक्राणु होंगे, उनमें 23 होंगे गुणसूत्र। इनके जो अंडाणु होंगे उनमें 23 होंगे गुणसूत्र। जब फर्टिलाइजेशन होगा और दोनों की ये जर्मिनल सेल्स मिलेंगी और मिलके क्या बनाएंगी, जाइगोट बनाएंगी। तो 23 और 23 प्लस होके कितने बन जाएंगे, 46 बन जाएंगे। और 46 का ही तो होता है, जो बेबी होता है पहले एक कोशिका से बनता है, फिर उसमें विभाजन होता है, फिर उससे क्या बनेंगी, 2 बनेंगी, फिर 4 बनेंगी, फिर 8 बनेंगी, फिर 16 बनेंगी। इस तरह से उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी। फिर एक छोटा बेबी का निर्माण होता है, एक बेबी बनेगा। तो बेबी जो बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसका निर्माण होता है। तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई, 46। अगर उसमें गुणसूत्रों की संख्या बेटा 46 होती, अगर मदर और फादर दोनों में ही 46 होती, तो बेटे में, बच्चे में कितने ही जाते, आप खुद लगाओ। तो 46 तो जाते नहीं। तो इसलिए जो हमारी जर्मिनल सेल्स हैं, ये हमारे किस में होती हैं, सेक्स ऑर्गन्स में होती हैं। और इस तरह का जो विभाजन होता है जिसमें हमारी जो गुणसूत्र हैं वो आधे हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसको हम क्या कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। और इसको हम कहते हैं समान जा रहे हैं, जितने गुणसूत्र इसमें हैं, 46 गुणसूत्र इसमें हैं, 46 हैं, तो 46 ही उनकी डॉटर सेल्स में जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं बेटा समसूत्री, समान जा रहे हैं, समसूत्री विभाजन। इसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो हमें विभाजन जो पढ़ना है, वो 2 तरह का विभाजन पढ़ना है हमें यहाँ पे 2 मेन। तो हमारा सिलेबस जो है वो विभाजन में, अगर हम कोशिका का विभाजन पढ़ें, विभाजन, तो हम 3 पढ़ेंगे। असूत्रीय विभाजन पहला, दूसरा हम पढ़ेंगे समसूत्रीय, और तीसरा हम पढ़ेंगे अर्धसूत्रीय बेटा, अर्धसूत्रीय विभाजन। तो हम 3 तरह के विभाजन बेटा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और असूत्रीय विभाजन जो होता है ये छोटे ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि अमीबा है। उनमें क्या होता है कि जो भी अमीबा है उसके अंदर जो केंद्रक है, वो केंद्रक क्या हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है। पहले तो क्या होगा, इलोंगेटेड हो जाएगा, लंबा सा हो जाएगा, लंबा हो गया। फिर उसके बाद वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। फिर 2 भागों में बढ़ जाएगा, तो 2 भागों के बढ़ने के बाद उसमें एक खांच सी बनने लगेगी। ये देखो खांच बन गई, ये रहे केंद्रक, केंद्रक ये रहे केंद्रक, केंद्रक बट चुके हैं। फिर उसमें कोशाद्रव्य भी बटने लगेगा, और इस तरह से कोशाद्रव्य बटेगा। तो अब इसमें कितनी कोशिकाएं बन गई, 2, मतलब 2 अमीबा बन गए, एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए। तो इस तरह से ये अपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो इस तरह का विभाजन हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ना तो इसमें क्रोमोसोम अलग होते, ना इसमें स्पिंडल फाइबर बनते। तो इसमें क्या नहीं होता, ना तो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, नहीं बनते, और ना ही इसमें क्रोमोसोम अलग होते। ये दोनों काम इनमें नहीं होते। तो इस तरह के विभाजन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के विभाजन को हम कहते हैं
असूत्रीय विभाजन, इसमें कोई सूत्र जो हैं, गुणसूत्र जो हैं वो अलग नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। क्रोमोसोम का मतलब क्या है? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र जो हैं वो अलग नहीं होते, गुणसूत्र अलग नहीं होते बेटा। तो इसमें हम पढ़ेंगे असूत्रीय विभाजन। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे समसूत्रीय विभाजन। तो समसूत्रीय विभाजन किस में होता है? समसूत्रीय विभाजन होता है बेटा, अभी हमने पढ़ा किस में होगा समसूत्रीय? कायिक कोशिकाओं में, सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स कौन सी सेल्स हैं? जो दैहिक कोशिकाएं, जो हमारे सारे शरीर में पाई जाती हैं, हमारे अंदर भी होती हैं। हमारे सारे शरीर में यही इसी तरह का विभाजन हो रहा है, ठीक है। प्लांट में भी इसी तरह का विभाजन हो रहा है, तो और जंतुओं में भी हो रहा है। इनमें समान गुणसूत्र होते हैं, सूत्र समान होते हैं, इसलिए इसको समसूत्रीय विभाजन कहा। तीसरा है हमारा समसूत्रीय विभाजन किसने दिया? ये भी याद रखिएगा। समसूत्रीय जो विभाजन दिया है वो फ्लेमिंग ने दिया है, फ्लेमिंग ने दिया। और अर्धसूत्रीय विभाजन जो है वो फार्मर एंड मोरे ने दिया। और अर्धसूत्रीय में क्या है? ये कहाँ होता है? ये होता है बेटा जनन सेल्स में, जनन सेल्स में, सेक्स ऑर्गन्स के अंदर जो हमारी जनन कोशिकाएं होती हैं, और उनमें हमारे गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, है ना। तो हमने विभाजन पढ़ लिया और चक्रण भी पढ़ लिया। आज हमने चक्र भी पढ़ा कि चक्र में क्या होता है। पहले हमने चक्र को समझा और फिर हमने कोशिका विभाजन भी पढ़ा, लेकिन अभी हमें एक्सप्लेन करने हैं आगे सेकंड पार्ट में, हमें कोशिका विभाजन के प्रकारों को और डिटेल में समझाना है। ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही।